हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुजरात बोर्ड का हिंदी, जो कि क्लास 12th का है। इसके चैप्टर नंबर 6 घर, जो कि एक गद्य है जिसे लिखा था भोला भाई पटेल ने। ये गुजरात के ही रहने वाले हैं। हमारे गुजरात के एक लेखक भोला भाई पटेल, जिसने घर और ये जो गद्य है, जो इसने ये कहानी लिखी है, ये काफ़ी इमोशनल करती है, काफ़ी हमारे आजकल के जीवन से हमें जोड़ती है कि वाकई ऐसा ही होता है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप खुद को या आपने कभी ऐसी परिस्थिति देखी हो, उस चीज़ से आप रिलेट कर पाएंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। घर, जिसको लिखा है भोला भाई पटेल, जिनका जन्म सन 1934 ईस्वी में और इनका निधन सन 2012 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर भोला भाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। उनका जन्म महेसाणा, गुजरात निकट सोजा गांव में हुआ था। इनका जन्म गुजरात के महेसाणा निकट एक सोजा गांव है, वहाँ पे हुआ था। बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृत के विषय में बीए की उपाधि प्राप्त की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में प्रोफेसर थे और इन्होंने हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय में बीए की उपाधि ली। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में ये प्रोफेसर भी रहे। डॉक्टर भोला भाई पटेल की प्रमुख रचना में अधुना, विदिशा, कांचनजंघा, अज्ञेय एक अध्ययन आदि है। उनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गुजराती साहित्य सभा की ओर से रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक, हिंदी साहित्य सेवी सम्मान का श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान, भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया है। तो इनको गुजराती साहित्य सभा की ओर से सम्मानित किया, भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, हिंदी साहित्य सेवी ने सम्मानित किया श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान से। प्रस्तुत निबंध में, इस निबंध में जो ये चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लेखक अपने शहर में स्थायी होने से गांव के घर को बेच देने का विचार करते हैं। वह मिट्टी का घर उनके परिवार ने बड़ी मेहनत से बनाया था। यहाँ मेहनत नहीं, मेहनत होगा, म में एक ही मात्रा होगी, न कि ह में। तो बड़ी मेहनत से बनाया था। घर बेचने से पहले सब भाई एक बार इस घर में साथ रहने जाते हैं। लेखक की माँ पुरानी घटनाओं को याद करके रोने लगती है। अंत में घर ना बेचने का निर्णय लेते हैं। घर केवल 4 दीवार और छप्पर वाला ही नहीं, लेकिन भावनाओं का प्रतीक होता है। घर चाहे जैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, खपरेल हो या फिर ढलाई का मकान हो, घर कैसा भी हो, घर घर ही होता है और उनसे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। हम बहुत ज़्यादा अपने घर से इमोशनली अटैच होते हैं। तो इसी निबंध में भी लेखक जो है वो शहर में रहने लगते हैं और लेखक के जो सारे भाई हैं वो भी शहर में रहने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि अपने पुराने घर को अगर खाली छोड़ दिया जाए तो वो दिन पर दिन और जर्जरित होती जाएगी और ज़्यादा वो देखभाल नहीं करने से उसकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब होने लगेगी। तो इसके कारण लेखक यह सोचता है कि उस घर को बेच दिया जाए। क्योंकि अब तो वो शहर में रहने लगे हैं। तो इस घर को बेचने से पहले एक बार जितने भी भाई हैं वो इस घर में रहना चाहते हैं। जब लेखक की माँ ये घर में
रहने के लिए जाती है तो वो पुरानी यादों को, जो भी उसने उस पल बिताया, वहाँ जो भी पल बिताया उसे वो याद करके रोने लगती है और फिर घर ना बेचने का निर्णय लिया जाता है। क्योंकि उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा उससे अटैच है। तो घर केवल 4 दीवार और छप्पर वाला ही नहीं, लेकिन हमारी भावनाओं का भी प्रतीक होता है। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार आया। जिस मोहल्ले में हमारा घर है, वहाँ के पुराने पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे हैं। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे। इसलिए शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर, किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता। नए पड़ोसी आ गए और उनसे अभी नाता ही नहीं बंध पाया है। वे हमें भी आगंतुक ही मानते हैं, इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था। इसमें लेखक अब शहर में रहने लगते हैं। लेखक के जो भाई है, सारे लोग शहर में रहने लगते हैं, जिनसे उनके गांव में जो उनके पड़ोसी हैं वो लोग भी अब धीरे धीरे शहरों में जाकर रहने लगे हैं। तो इससे क्या होता है कि कभी भी कोई भी शादी का समय हो, मृत्यु का समय हो, कोई भी सामाजिक यानी समाज का कोई भी रिवाज हो, तो उसके लिए लंबी छुट्टी लेकर जब वो अपने गांव जाते हैं तो उन्हें बड़ा ही अजीब लगता है। क्योंकि पहले की तरह उनके पड़ोसी भी नहीं रहने लगे वहाँ, और वो अब अकेले हो गए। और जो दूसरे लोग रहने आए, नए पड़ोसी आए, वो लोग इनको आगंतुक की तरह यानी अजनबी की तरह ट्रीट करते हैं। अचानक आने वाला आगंतुक की तरह, अजनबी की तरह मानते हैं। तो अब इसलिए उस घर में जाकर रहने का इनका कोई आकर्षण नहीं रहा, कोई लगाव नहीं रहा, कोई खिंचाव नहीं रहा। बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित होता जा रहा था। चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से पानी अंदर आता था, जिससे घर की एक मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी। खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते, इसलिए बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का कर लिया। योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले आए। फिर एक दिन ऑफ़र आया भी सही। ऑफ़र ठीक था और करने वाला व्यक्ति अच्छा और भरोसेमंद था, इसलिए अब देर करने या आनाकानी करने का प्रश्न ही नहीं था। अब बंद रहने के कारण जो पुराना घर कैसे है कि बंद रखते हैं हम उसे, तो वो और भी जर्जरित हो जाता है। धीरे धीरे दीवारें उसकी दरकने लगती है और वो उसकी स्थिति और भी ख़राब होने लगती है। तो लेखक के घर में भी ऐसी ही दीवारें हो जा रही थी, और जब भी बरसात होती थी तो टीन के छप्पर से पानी अंदर तक आ जाता था, जिससे उसकी जो मुख्य दीवार थी, मेन जो दीवार थी, वो उसमें दरार पड़ने लग गई थी। खुले दालान यानी बैठक की जगह, और आंगन में कूड़े का ढेर लग जाता था। तो इन्होंने ये निश्चय किया कि अपनी बूढ़ी माँ की अनुमति से ये निश्चय किया कि ये घर को बेच दिया जाए, और किसी अगर अच्छे ग्राहक या अच्छा ग्राहक मिलता है तो उनसे ये घर को बेच दिया जाए। जिससे अब मान लीजिए कहीं गांव में घर है तो हम गांव के लोगों से उसके बारे में बात करते हैं कि ये घर को बेचना है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छा ये चीज़ को बता सकते हैं। तो वहीं गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र को लेखक ने अपने मित्र को, गांव में रहने वाले मित्र को, जिससे उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन था, उनको घर बेचने की सिफारिश किए और खुद शहर चले गए। और एक दिन घर के लिए अच्छा ऑफ़र आया भी, और जो इंसान ने ऑफ़र दिया वो व्यक्ति काफ़ी अच्छा और भरोसे लायक भी था, इसलिए अब आनाकानी ना नुकुर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। परंतु उसी क्षण
से मन में टिस सी उठी। मन में टिस सी, यह टिस कहने का मतलब है रह रहकर एक पीड़ा उठना, रह रहकर कोई बात याद आना, बार बार मन को व्यग्र बनाता। व्यग्र यानी परेशान हो जाता। विचार आने पर लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने यह ईंट का मकान या घर बनवाया था, निर्माण करवाया था। कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मंजूरी करके घर बनाया था। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे। चिनाई के लिए, गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोदकर लाए थे। मेरी माँ ने शहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। शहतीर यानी पाटन के नीचे दी जाने वाली बड़ी कड़ी होती है, कड़ी या धरन जिसे कहते हैं। फिर इस शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए माँ पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते। इसी घर में ही हम सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ और उसी कमरे में हमारी संतानों का जन्म भी हुआ। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए, यह घर उनका साक्षी है। तो लेखक के मन में अब इन्होंने घर बेचने का तो तय कर लिया कि इन्हें घर बेचना है, लेकिन मन मन में उनकी पीड़ा, वो परेशान हो रहे थे। उनको याद आ रहा था वो सब चीज़ जो उन्होंने बिताया उस घर में, कैसे उनके पुश्तैनी दादा परदादा ये लोग ने इसे बनाया, कैसे ये 3-4 पीढ़ियों से चलती आ रही है। मिट्टी के कमरे कैसे इन लेखक के पिताजी ने ईंटें लाकर बनवाया, सभी सदस्यों की मंजूरी से यह घर बना। पिताजी कैसे इस घर को बनाने के लिए बैलगाड़ी में ईंटें लाया करते थे। चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी स्वयं इनके पिताजी खोद कर लाते थे। और मेरी माँ यानी लेखक की माँ शहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। शहतीर यानी पाटन के नीचे दी जाने वाली बड़ी कड़ी होती है। तसले यानी बड़े कटोरी की शक्ल का लोहे का बर्तन होता है। इसमें अलग अलग तरह से कैसे इनके माता पिताजी ने मदद किया, इस घर को बनाने में कितनी मेहनत लगी, ये सब चीज़ लेखक को कब याद आता है जब लेखक के बेटे जब शहर में वो लोग घर बनाते हैं तो कैसे वहाँ मकान वेतनभोगी जो सुपरवाइज़र की देखरेख में बनाए जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखकर लेखक के माता पिता को भी वो चीज़ याद आता है, वो पल याद आता है कि कैसे उन्होंने अपने गांव के घर को भी कितनी मेहनत से और खुद से मेहनत करके कैसे बनाया है। और उसकी बातें करते वो इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। इसी तरह लेखक कहते हैं कि यहाँ इस घर में उनके जितने भी भाई हैं सभी का जन्म हुआ, यहीं उनकी शादी हुई और यहीं लेखक के बच्चे भी हुए। तो कितनी तरीके के प्रसंग, कितनी तरीके के यादें, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, यह घर उनका साक्षी है, यह घर उनका गवाह है। घर के आंगन में कैसे खेलते थे। एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। एक दिन उसी आंगन को पार कर दूर पर गांव पढ़ने गए। एक दिन उसी आंबा को पार कर शहर में जाकर बसे। इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप बंधे थे। यहीं बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह का मिलन भी हुए थे। यहीं पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज़ में बोलाचाली और जाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्रम्भ कथाएं हुई थी।
इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, पड़िया, बैल, बछड़े बांध जाते थे। इसी घर के दालान में मेरी दादी और दादा की मृत्यु के समय गोबर से लीपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाएं हुई थी और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को इसी दालान में सुलाया गया था। हमारे घर के दोनों ओर दूसरे घर हैं। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी हैं, शादी का है, वह भी बंद है। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है। उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थी। उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए। वर्षों तक जहाँ वे रेत घड़ी लेकर रोज सामयिक करती, उस दालान में अब एक तोंद वाला बारोट सोता दिखाई देता है। सामने वाले मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही चल बसा। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा। अब नई दिशा में नए दरवाजे साथ के साथ बना है। तो लेखक कैसे याद कर रहा है अपने पुराने दिनों को कि कैसे वो घर में खेला करते थे, कैसे वो कंधे में लटका कर गाँव में पढ़ने पाठशाला स्कूल जाते थे और एक दिन उसी आंगन को पार करके कैसे पर गाँव दूसरे गाँव पढ़ने गए थे, कैसे वो उस गांव को पार करके शहर जाकर बसे, गांव को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बसे, कैसे इसी घर में उनके जो भाई बहन हैं उनकी शादी हुई, उनके विवाह के मंडप यहाँ बांधे गए। चाहे बिरादरी वालों के साथ झगड़ा हो या स्नेह मिलन, सब इस घर में हुआ। यहाँ पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, ऊंची आवाज़ में बोला चाली भी हुआ। जाड़ों के समय बैठकर मधुर विश्रम कथाएँ हुई। विश्रम कथा यानी प्रेम कथाएँ, प्रेम से रिलेटेड कथाएँ, कहानियाँ। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, पड़िया, बैल, बछड़े बांध जाते थे। तो कितनी यादें हैं लेखक का इस घर से लेकर। इसी बैठक में उनकी दादी की मृत्यु हुई, उनके दादा की मृत्यु हुई। उस समय कैसे पूरे आंगन को गोबर से लीपकर फिर दादा को वहाँ लिटाकर कैसे पूजाएं की गई थी और उनके बाद उनके पिताजी का भी यहीं स्वर्गवास हुआ था, कैसे उनको भी बैठक में सुलाया गया था। तो कितनी ज़्यादा यादें हैं। अब उनके पड़ोसियों को लेकर कुछ यादें हैं, जैसे घर के दोनों ओर दूसरे घर हैं। जैसे एक घर से सटा दूसरा घर होता है, वैसे वहाँ भी घर के दोनों ओर दूसरे घर हैं। एकदम एक घर हमारे पास लेखक के घर के निकट है जो उनके साथी का है, वह भी अभी बंद पड़ा है। क्योंकि वो कई स्थलों में घूमने के बाद जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो वो अब अहमदाबाद में रहने लग गए, तो गांव खाली हो गया, उनका घर खाली ही रहता है अभी। अब एक घर में काशी बुआ रहती थी, उनकी भी मृत्यु हो गई बहुत सालों पहले। उसके बाद जहाँ वे रेत घड़ी लेकर रोज़ सामयिक करती, रोज़ घड़ी की रेत की जो घड़ी होती है उससे हम लोग समय देखते हैं, तो उस घड़ी से वो समय देखती। कैसे दालान बैठक में एक तोंद वाला बारोट सोता दिखाई देता। सामने वाले मकान में एक प्रौढ़ अवस्था में एक कुंवारा ही मर गया, मतलब वो कुंवारा ही था, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो भी मर गया। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा, आंगन के लिए झगड़ा कर उसने पड़ोसी का हक ले लिया। अब एक दिन वह घर भी गिर पड़ा। अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है। तो कितनी तरीके के, चाहे वो खुद के बचपन से रिलेटेड हो, खुद के भाई बहनों से रिलेटेड हो, दादा दादी की मृत्यु हुई, उनके खुद के पिताजी की मृत्यु हुई, पास पड़ोस में उनके कौन कौन रहता था और उनसे कैसी यादें थी, इसके बारे में हमने देखा। इस तरह सब बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। पुराना है तो क्या हुआ, पुश्तैनी तो घर तो पुश्तैनी है। वह घर है, चार दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं है।
मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर घर तो एक भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसलिए लगने लगा है कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए यानी जर्जरित होता जाए, दरारें पड़ती जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब भावुकता है। यदि गांव में ही जाना ही नहीं है तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ है। अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे तो भी अंत में निकाल देने का ही निर्णय लिया। परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार फिर घर में सब एक साथ रह ले। अब ये सोच रहे हैं कि सब कुछ कैसे परिस्थिति के साथ में सब कुछ कैसे बदल गया है। आपका घर पुराना हो, जर्जरित हो, कैसा भी हो, लेकिन उस घर से जो इमोशनली आप जुटे हुए हैं वो कभी नहीं जाता। आप पैसे से मकान तो बनवा सकते हैं, मकान तो खरीद सकते हैं, लेकिन घर क्या होता है। घर एक भावना होती है, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है उनके साथ, जिसे हम कितने भी पैसे से खरीद नहीं सकते और ना बनवा सकते हैं। तो चाहे वो कितना भी पुराना हो जाए, चाहे वो कितना भी उसमें दरार पड़ जाए, दीवारें गिर जाएं, लेकिन वो हम चाहते हैं हमेशा बना रहे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ सोचें तो इतना ज़्यादा इमोशनल होके क्या फ़ायदा है, क्योंकि कभी तो हमें गांव जाना ही नहीं है। अगर जाना रहे तो फिर कोई मीनिंग निकले, कोई अर्थ निकले। अगर इसके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं घर को बेचकर, तो इसका फिक्स्ड डिपॉजिट रखा जाए तो कितना लाभ हो। तो अंत में इनके द्वारा यही निर्णय लिया जाता है कि ये घर को बेच दिया जाए। लेकिन बेचने से पहले लेखक ये सोचते हैं कि बेचने से पहले इसमें कुछ दिनों के लिए वो अपने भाइयों के साथ कुछ समय यहाँ बिताए। अंत में निकाल देने का ही निर्णय लिया, परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार फिर घर में सब कोई साथ रह ले। और फिर लंबे समय के बाद वह घर बंद घर खुला। देखते देखते छोटे बड़े परिवारजनों से वह सूना घर गूंजने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया था। पुराने दिन वापस लौट आए थे। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती। घर के सामाजिक प्रसंगों में भी विशेष रुचि नहीं लेती थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न रहने लगी। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। क्या उलाहना देने लगी कि शिकायत करने लगी। क्या शिकायत करने लगी? दालान में जहाँ मैं हमेशा बैठता, जहाँ बैठकर पहली बार ककहरा लिखा। ककहरा यानी क से ह तक बचपन में उन्होंने जो सीखा वो वर्णमाला। और जहाँ बैठकर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, वहाँ जाकर बैठा। वहाँ भीत से टेक लेते ही वह अंदर से मुझे हिला गई। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी, एक तो इतने दिन बाद आए और अब बस हमेशा के लिए। मैं व्यग्र हो गया, आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। अब वहाँ खाली नाद थी, खूंट थे, परंतु ढोर डंगर नहीं थे। परंतु उस ओर देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे, यानी एक साथ गाय बैल की तरह बोलने लगे कि वह। मैं एकदम खड़ा हो गया, शून्य आँखों में भरा हुआ आंगन देखता रह गया। घर की यह खपरेल, कितने सारे चौमासा में इसका संगीत सुना है। यहाँ तोरण के बीच नीचे मेरी बहन विवाह मंडप में बैठी थी और यहाँ दादी दादा और पिताजी की अर्थियाँ बंधी थी। ऐसा लगा जैसे मेरा गला रुंध गया है। तो कैसे इसमें इनकी यादें जुड़ी हुई हैं। अंत में ये उस घर को बेचने का निर्णय लेते हैं और सपरिवार वहाँ रहने आते हैं। वहाँ रहने के बाद जब वो घर खुलता है
तो वो अपने मित्र के साथ आते हैं, नगरवासी जो वहाँ नगरवासी मित्र के साथ आते हैं और देखते देखते जो उनकी माँ उदास रहती थी, उनके जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी, वो भी अब प्रसन्न रहने लगी यहाँ पे। जब लेखक उस घर में गए तो वहाँ की जो दीवारें हैं, वहाँ की जो वस्तु है, वो भी उसे उलाहना, उनसे शिकायत करने लगी घर को बेचने को लेकर कि इतने दिनों बाद आए हो, अब उसे भी हमेशा के लिए बेच रहे हो। यहीं उसने ककहरा क से ह तक के अक्षर सीखे, वर्णमाला सीखा, अपने उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो इन सभी चीज़ को देखकर वो व्यग्र हो जाता, परेशान हो जाता। कैसे वो यहाँ खाट बिछाकर आंगन में बैठता था, सारे जो गाय बैल बछड़े कैसे ये उसके आंगन में बांधे जाते थे। तो एकटक ये जब सब चीज़, घर की जो खपरेल थी, आंगन था, कैसे यहाँ संगीत सुने थे, कैसे यहाँ तोरण बांधकर उनकी बहनों की शादी, यहीं विवाह मंडप था, यहीं दादा दादी और पिताजी की अर्थियाँ बंधी, सब चीज़ सोचकर लेखक का गला भर आया। घर के अंदर के कमरे में गया, बंद जर्जरित कमरा, अधिक मुखर लगा। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियों और पिटारों से भरा रहता था। वह सब तो कब का निकाल दिया गया, परंतु अभी भी सोने में दही बिलोने का बड़ा मटका और खूंटी पर बड़ी रई लटकी है। मैं यहाँ जन्मा था, मेरी संतानें भी। अब बीच के खंड में जहाँ हम खाना खाते थे, वहाँ से होकर फिर दालान में आता हूँ। माँ अकेली बैठी है, सब इस समय इधर उधर है। देखता हूँ कि बूढ़ी माँ रो रही है। माँ को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। तो घर के कमरे में जब ये गया तो देखा सारी दीवारें कैसे जर्जरित हो रही है, टूट रही है। दीवार की ओर एक जाली से प्रकाश आ रहा है। कमरा जहाँ वो पहले मिट्टी की कोठियाँ, जहाँ सारे अनाज वो रखते थे, भरा पड़ा रहता था अनाजों से, सब अब कैसे निकाल दिया गया है। कोने में दही बिलौने का मटका पड़ा रहता था। खूंटी पर बड़ी रई यानी मथने की जो होती है उसे रई कहते हैं, मथनी। यहीं वो जन्मा था, उनकी संतानें भी। बीच में कैसे खंड में आकर वो खाना खाते थे। बीच में दालान था, बैठक की जगह। माँ अकेले बैठी थी, सारे लोग इधर उधर थे और उसने देखा कि उनकी माँ रो रही है। माँ को कम दिखाई देता और कम सुनाई देता है। अब अधिक दिन निकाल सके ऐसा भी नहीं लगता। मेरे पास जाकर पूछा, यह क्या, तू रो क्यों रही है माँ? और वह ज़ोर से रो पड़ी। यह घर, बस इतना ही वह आंसू और हिचकियों के बीच बोल पाई। पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी उतना माँ इस समय रो रही थी। धीरे धीरे हिचकियों के बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रही हूँ, तब तक मत निकालो। मैं अब कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, फिर तुम लोग जो चाहो वो करना। परंतु माँ, तूने ही तो कहा था। कहा होगा, परंतु वापस यहाँ आने के बाद नहीं, इसे तुम मत बेचो। उसका रोना बंद नहीं हो गया था। माँ को रोता देखकर मुझे दुख हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ। लगा कि उनका हृदय अभी जीवंत है, उसे अभी जगत में, जीवन में रुचि है। अब तो मान बैठे हैं कि अब तो माँ बस दिन गिन रही है, परंतु घर के प्रति उनका यह गहरा राग, गहरा लगाव। घर निकाल देने की बात को लेकर मेरे मन में अंदर ही अंदर अपराध बोध तो था, परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठी। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था, इकरारनामा भी हो चुका था, लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बात निकलते ही मौन हो जाता था। जब सारे लोग घर में आकर रहने लगे तो लेखक ने जब उनकी माँ से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो उनकी माँ ने बस इतना ही बोला, हिचकियों कि यह घर, और इतना ही बोलते वो आंसू गिरने लगे और वो हिचकियाँ लेने लगी। बोले, तुम्हारे मतलब लेखक बता रहे कि उनके पिता की मृत्यु के समय भी उनकी माँ इतना नहीं रोई थी जितना उनकी माँ इस घर को बेचने को लेकर रो रही हो। तो लेखक की माँ ने कहा कि तुम इसे नहीं बेचो, मैं जब तक जीवित हूँ, कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, तब तक तुम इस घर को नहीं बेचो, फिर चाहे तुम्हें जो भी हो वो तुम करना।
तो ये चीज़ सुनकर लेखक को ही बहुत दुख हुआ, लेकिन वो एक तरह से खुश हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माँ को जीवन फिर से हंसना, उन चीज़ों को याद करके खुश होना, इस चीज़ को देखा तो लेखक को अच्छा लगा। और घर निकालने से लेखक कह रहे हैं कि उनके मन में भी अंदर ही अंदर ये तो था कि नहीं, गलत कर रहे हैं, घर नहीं बेचना चाहिए। अपराध बोध हो रहा था। इकरारनामा यानी करार पत्र तो रेडी हो गया था, लेकिन जब अब पहले तो सब रेडी हो गए थे घर बेचने के लिए, लेकिन अब जैसे ही बात आती तो सारे लोग चुप हो जाते। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया। घर के अन्य सदस्य भी एकत्र होकर माँ के आसपास बैठ गए थे। माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे। हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही बनाएंगे, इसी घर के पैसों से, तुम कहोगी वैसा ही। माँ ने कहा, मैंने इस घर की शहतीर तक ईंटें चढ़ाई हैं। तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से बांधा है, इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ, परंतु यह घर तो। छोटा भाई समय की नज़ाकत समझ गया। उसने मकान खरीदने वाले से कहा, भाई कुछ समय रुक जाओ, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। मैंने देखा कि हम सबकी छाती पर से एक पत्थर सा हट गया था। बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर मानो जर्जरित घर हंस रहा था। अदृष्ट गृह देवता की प्रसन्नता का यह स्पर्श सभी को हुआ था। तो ये किस तरीके से लास्ट में जब घर बेचने वाले जो खरीदने वाला उसको बुलाया गया, तो माँ ने फिर से कहा कि इसे हम ईंट जोड़कर कैसे बनाए हैं, तुम्हारे पिताजी की कितने उमंगे इनसे बंधी हुई है, तो तुम मेरे मरने के बाद भले ही महल बनवा लो, लेकिन मेरे मरने से पहले इसे नहीं बेचो। तो उन भाइयों ने इस बात को समझा और जो खरीदने वाले थे उनसे कहा कि ये घर हम लोग आपको ही बेचेंगे, और वो राजी भी हो गया। तो इन सभी चीज़ से उनके मन में जो पत्थर सा भाव था, बोझ था, वो हट गया और ऐसा लगा कि मानो घर जो है फिर से खिल उठा। और अदृष्ट गृह देवता यानी जो लुप्त है, जो दिखते नहीं हैं, वो देवता की प्रसन्नता, ऐसा लगा कि देवता प्रसन्न हुए मानो। ये अनुवाद किया है डॉक्टर आलोक गुप्ता में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि घर चाहे कैसा भी हो, उसकी हालत चाहे कैसी भी हो, हमारे लगाव उनसे हमेशा रहती है, हमारे भावनात्मक लगाव उनसे होती है। हाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने काफ़ी मेहनत से उन घर को बनाया है, उनका मोह कभी नहीं जाता उनसे। तो इसी चीज़ को लेखक ने इस निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।